Good morning, class. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. बेटा मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक इन एजुकेशन की क्लास में अभी तक हम लोग जो सीख रहे थे वो टी टेस्ट और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सीख रहे थे। हम सभी लोग ने अभी तक ये जान लिया कि टी टेस्ट क्या होता है, उसके एजम्पशंस क्या होते हैं, वो किस समय किस परिस्थिति में उनको अप्लाई किया जाता है, फिर टी टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और आपका डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हमने दो कैटेगरीज पे बात भी कर ली थी और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कल तक में हम लोगों ने कर लिए हैं। इसमें एक था सिंगल रिलेटेड ग्रुप मेथड और एक था मैचिंग बाय पेयर्स इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड। गुड मॉर्निंग राज, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में जो थर्ड कैटेगरी थी, मतलब तीसरी परिस्थिति जिसमें कि हम डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को यूज करते हैं, वो आपकी थी उससे पहले न्यू टॉपिक पर आने से पहले अभी तक जो पढ़ाया गया है उसमें अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो वो यहाँ पर पूछ सकता है, ताकि हम लोग फिर जब नया पढ़ें तो उसमें आप लोग को कोई परेशानी ना हो। कोई भी क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हो। यस मैम। हाँ सुचिस्मिता बताओ। मैम जो फॉर्मूला हम लोग जिस फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम्म। उस फॉर्मूले को मैंने बुक में देखा तो वहाँ पे सिग्मा स्क्वायर करके दिया हुआ, सिग्मा स्क्वायर m1 प्लस सिग्मा स्क्वायर m2। बेटा स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर ही तो मीन्स है। मैम कोई डिफरेंस नहीं, मतलब जैसे सिग्मा m1 स्क्वायर कहें या सिग्मा स्क्वायर m1 कहें सेम बात है। नहीं 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 नहीं, सिग्मा वन स्क्वायर और सिग्मा एम वन स्क्वायर में डिफरेंस है। सिग्मा वन स्क्वायर आपका क्या है, जो जैसे फर्स्ट सैंपल उसकी जो स्कोर जो फर्स्ट सैंपल उस पर आपने कोई टेस्ट एडमिनिस्टर किया होगा, ठीक है, तो उसके कुछ स्कोर्स आए होंगे, तो उन स्कोर्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसे हम दिखाते हैं सिग्मा वन स्क्वायर। उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो सिग्मा वन होता है, उसका जो वेरिएंस होता है, जैसे आप लोग वेरिएंस या सॉरी मुझे हिंदी में नहीं याद आ रहा है, वेरिएंस जो होता है उसे हम सिग्मा वन स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सिग्मा एम वन की आप लोग वैल्यू देखो, अगर मैं आप लोग के साथ अपना पीपीटी शेयर कर रही हूँ तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। 1 सेकेंड। हाँ, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर सिग्मा एम वन की वैल्यू, जैसे अगर हम सिंगल रिलेटेड ग्रुप की बात करें तो सिग्मा एम वन की वैल्यू क्या है आपकी, सिंपली सिग्मा वन और सिग्मा एम वन डिफरेंट है। सिग्मा एम वन क्या है, जब आप फर्स्ट सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिवाइड करते हो, जो भी उसका सैंपल साइज है उसकी रूट से, तब जो वैल्यू आती है वो आपकी होती है सिग्मा एम वन। ठीक है सुचिस्मिता, सिग्मा हो सकता है बुक में उन्होंने कहीं ना कहीं इसके बारे में मेंशन कर रखा होगा या फिर कुछ मिसप्रिंट होगा, शायद इस वजह से कोई दिक्कत हो रही होगी, लेकिन सिग्मा वन और सिग्मा एम वन दोनों ही डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। यहाँ पर जो आप लोग सिग्मा वन देख रहे हो वो सिग्मा वन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इन फर्स्ट ग्रुप, और सिग्मा एम वन क्या है, सिग्मा वन एक रेशियो है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का और जो भी सैंपल साइज है उस सैंपल का उसकी रूट का। तो सिग्मा एम वन और सिग्मा वन दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखना। तभी मैंने आप लोग से कहा कि जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स ये सॉरी फॉर्मूलाज लिखते हो तो वहां जरूर, जब जैसे सिग्मा डी की वैल्यू आप लोग लिख रहे हो तो हमेशा वहां लिखना चाहिए कि वहां पर जो भी क्वांटिटीज यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है आपके फॉर्मूले में आखिर वो है क्या। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो वेयर सिग्मा एम वन की क्वांटिटी में लिखी हुई है कि सिग्मा एम वन किसको डिनोट कर रहा है, सिग्मा एम टू क्या है। यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं, आर का मतलब नहीं लिखा, लेकिन आपको वो भी लिखना पड़ेगा भले चाहे आपको कितना पता हो, ताकि एग्जामिनर अगर एक बार में आपकी कॉपी देखे तो वो समझ जाए कि आप समझ रहे हो, और साथ में उसको भी अगर कोई क्वेरी है या कुछ कंफ्यूजन हो गई है तो वो आपके वहां पर जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देख रखा है उससे वो क्या हो जाएगा, उसको संतुष्टि हो जाएगी। तो यहाँ पर वेयर आर इज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट आप लिख सकते हो। ठीक है सुचिस्मिता, अब आपकी क्वेरी खत्म हुई। मैम मैं ये पूछ रही हूँ क्या, जैसे आपने लिखा है सिग्मा m1 स्क्वायर, तो ठीक है, मुझे वो सही लग रहा है, लेकिन जो बुक है उसमें दिया है सिग्मा स्क्वायर m1, तो मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। जो जो ये फॉर्मूला लिखा है ब्रैकेट के अंदर सिग्मा m1 स्क्वायर आपने लिखा है,
लेकिन जो बुक है उसमें दिया है सिग्मा स्क्वायर m1, मतलब जो सिग्मा है उसको स्क्वायर किया है, m1 साइड में लिखा हुआ है। तो तो बेटा मैं वो शायद नोटेशन का ही कुछ फेर होगा, वैसे लिखना इस प्रॉपर से, क्योंकि सिग्मा वन आप निकाल ले हो और सिग्मा यस वन का मैम, स्क्वायर का मतलब है सिग्मा m1 के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको आपका उस इसका क्या करना पड़ेगा, टोटल का स्क्वायर स्क्वायर। हाँ करेंगे। हाँ हाँ, तो ठीक है। मैम कई जगह, हर जगह फॉर्मूले में उसमें इसी तरह से दिया है, तो बेटा ये सिग्मा थोड़ा, स्क्वायर m1, सिग्मा स्क्वायर m1 ही दिया है हर जगह। तो दैट्स व्हाई आई एम कंफ्यूज। कोई बात नहीं बेटा, तो देखो ये बुक्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक्स देख रहे हो, तभी आप लोग से बोला जाता है हमेशा आपको स्टैंडर्ड बुक्स देखो थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हो सकता है उसमें उनकी थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग या कोई भी हो, लेकिन आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ये अच्छी बात है। यस मैम, ठीक ओके। है। अच्छा, और किसी को क्वेरी है अब तक? कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो उसको रिजॉल्व करते चलो, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, ये टी टेस्ट, जैसे टी टेस्ट हम लोग बेसिकली किस में करते हैं, दो ग्रुप्स के मीन्स के डिफरेंस को का सिग्निफिकेंस टेस्ट करने के लिए। अब आगे आप जाओगे वहाँ एनोवा हुआ, एनोवा में क्या होता है, दो से अधिक पे किया जाता है, तो वो ऑलमोस्ट क्या है, टी टेस्ट का एक्सटेंडेड कह सकते हैं उसको। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे चीजें जुड़ती जाएंगी, अगर पिछला नहीं क्लियर है तो आगे का समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। किसी को कोई भी छोटी से छोटी बात भी नहीं पता है तो आप वो पूछ सकते हो, कि हो सकता है आपके पूछने से क्या हुआ, बाकी लोग जो नहीं पूछ पा रहे हैं उनका भी क्लैरिटी उनको आ जाए। तो अगर अभी किसी, अगर आपको कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो, वरना हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैम जब हम लोग टी की टेबल देखते हैं तो जब बिग सैंपल साइज होता है तो हम लोग फिक्स लिख देते हैं, तो ऐसा मैम इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है क्या? देखो बेटा, जैसे मैंने क्या बोला था आपसे, से ये बोला है कि जब सैंपल साइज ज्यादा होता है, यानी अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो लार्ज सैंपल साइज से क्या मतलब है, 30 से ज्यादा, 30 या 30 से ज्यादा। ठीक है, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू देख सकते हो। ये इसलिए मैंने बोला उसको, आप लोग उसको याद कर लो, क्योंकि ऐसा क्या होता है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम और आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखकर ही वैल्यूज हमेशा देखी जाती है, हमेशा देखी जाती है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, कोई इफ और बट नहीं है। लेकिन ये है कि जब सैंपल साइज आपका 30 है उससे ज्यादा होता है, तो ये अगर आप डिग्री ऑफ, आप खुद चेक करके देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो आपका ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है, 30 से ज्यादा होने पर क्या होता है कि जो उसकी वैल्यूज होती हैं, टी की जो वैल्यू होती है, जो टेबुलेटेड वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट होती चली जाती है। ठीक है, जैसे 1.96 समथिंग है, तो वो आप जैसे 30 पे देखोगे तो भी 1.96 आ रहा होगा, आप 35 पे देखोगे तो भी 1.96 हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम से देखना चाहते हो आप बेशक दे सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन जैसे कभी कभी आप लोग ने भी एक बार शेयर किया था कि नेट के एग्जाम्स में क्या होता है, जैसे लार्ज सैंपल साइज पे आपको टी टेस्ट अप्लाई करने को बोला जाता है, और उस केस में वो क्या करते हैं, वहां पर आप लोग की शिकायत होती है कि आपको टी की टेबल ही नहीं दी गई। ठीक है, तो ये एमएड के बच्चों से उम्मीद की जाती है, क्योंकि चूंकि वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, तो वहां पर एक वैल्यू को याद करना कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बस इसीलिए है। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की हमेशा ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप जैसे लार्ज सैंपल साइज और टेबलेटेड वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखकर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वैल्यू वही ही आएगी, उसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। ठीक है आस्था? ठीक है मैम। मैम एक चीज और, हाँ जैसे हाँ कि हाँ। अभी हम लोगों ने कल जो किया था न्यूमेरिकल, हम्म। उसमें 50-50 के टू ग्रुप, जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो आस्था दोनों थोड़ा सा अपनी वॉइस को लाउड करो। हम 100-100 के दो ग्रुप थे, ठीक एक है कंट्रोल ग्रुप था, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप ठीक है ठीक है। था। जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो दोनों को जोड़ कर निकालेंगे, हम्म। बस ये चीज, नहीं, मतलब फिर से, हाँ 200 फिर का से। निकालेंगे, 200 से नहीं निकालेंगे। नहीं, देखो देखो, हमने क्या किया हुआ है, ये आपका यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कैसे कैलकुलेट होती है, तो वो हर फॉर्मूले के साथ आपको यहाँ पर दिखाया गया। जैसे सिंगल रिलेटेड ग्रुप था जब, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, n-1 थी। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सैंपल साइज था और n1 और n2 सेम था, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, अगर हम इसी को तरह से इसकी बात करें, मैचिंग बाय पेयर्स इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड्स, तो वहां पर भी क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n-1 ही है। ठीक टोटल है, एंड जैसे 100-100 थे तो टोटल एंड तो 200 हो गया ना मैम, ये तो पूछना था। वो सैंपल साइज पे डिपेंड, जैसे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू बता रहे हो ना, जैसे जब सैंपल साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है, उस केस में हम लोग n1 + n2 करते हैं। वो जब
जो जो फॉर्मूलाज आप लगाते जा रहे हो उसके सभी के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड होती है। बेसिकली क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप जैसे मैंने आपको क्लास में समझाया भी था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि आपके पास किसी चीज को करने की कितनी स्वतंत्रता है। जैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे मैचिंग बाय पेयर्स इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड में हमने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया था, एक कंट्रोल ग्रुप लिया था। ठीक है, अगर मान लो हमें क्या करना है 50 बच्चे रखने हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और हमें क्या, जैसे क्राइटेरिया जैसे एक मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाया था, जैसे हमें क्या करना है, हमें मीन चाहिए 50, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ जो वैल्यूज रखनी है वो 10 रखनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से वैल्यूज का चुनाव करेंगे कि मीन क्या है आपका 50 है, ठीक। और एक कंडीशन क्या लगी हुई है कि आपका मीन जो वैल्यूज आनी चाहिए, वो वैल्यूज जिनका मीन होगा वो कितनी होनी चाहिए, 10, यानी 10 कोई वैल्यूज है, अगर आप उनका मीन कैलकुलेट करो तो वो 50 आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो 10 वैल्यूज आपको लिखनी है, उनमें से 9 के साथ तो आपके पास फ्रीडम है कि उन 9 वैल्यूज को आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन एक जो 10वीं संख्या होगी वो संख्या इस प्रकार से उस पर कंडीशन, चूंकि कंडीशन लगी कि आपको मीन क्या चाहिए, 50 चाहिए, ठीक है, 50 चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, और आपको वैल्यूज कितनी चूज करनी है, 10। तो उन 10 वैल्यूज में से हमारे पास फ्रीडम कितने की है, केवल 9 की। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन अप्लाई है कि हमारा मीन 50 होना चाहिए। तो अब 9 तो जितनी चाहे को, जैसे 50 अगर आप चाहिए तो क्या सकते हो, 50 माइनस 100, 20 माइनस 20, इस तरह से रख के 9 वैल्यूज तो रख सकते हो। लेकिन जो लास्ट वैल्यू होगी, यानी जो 10th वैल्यू होगी, वो इस तरह से ही आपको रखनी पड़ेगी कि अगर उसको हम पूरा एड ऑन करें और डिवाइड करें 10 से, तो उसकी वैल्यू क्या है, 50 है, ठीक है। तो इसी केस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है आपकी, कि आपके पास स्वतंत्रता कितनी है, उस पर रिस्ट्रिक्शन कितना है। तो इस केस में जब हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड से या जो आपका सिंगल रिलेटेड ग्रुप मेथड है, वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी क्या होती है, n-1 होती है। वो हर केसेस में चेंज होती जाती है, ठीक है। मैम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो हम लोगों ने मैचिंग बाय पेयर्स वाला ग्रुप था, तो उसमें टोटल सैंपल साइज जो था, मतलब हमने 2 ग्रुप में बांटा था 100 में, तो टोटल सैंपल साइज जो होगा वो तो 200 होगा ना, ये चीज पूछ रहे थे। तो 200 में निकालेंगे या 100 में निकालेंगे? 100 में निकालेंगे, 100 में, क्योंकि यहाँ पर पेयर्स की बात हो रही ना, यहाँ पर एक जोड़ा को एक मानोगे, जैसे एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल है और एक क्या है आपका कंट्रोल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, फ्रीडम किस तरह से यहाँ पर लिखी जाएगी, एक पेयर को लेकर हम चलेंगे। तो पहले जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जो उसमें पहला आईक्यू का बच्चा से 110 आईक्यू का बच्चा, उसी के करस्पॉन्डिंग 110 आईक्यू का दूसरा बच्चा भी क्या है उसमें अवेलेबल है, तो वो क्या होगी, वो एक पेयर बन गए, ठीक है। तो उसको हम पूरा एक काउंट करेंगे, ठीक है आस्था, क्योंकि यहाँ पर आप पेयर्स को लेके चल रहे हैं, मैचिंग बाय पेयर्स लिखा ना आपने। अब यस मैम। ठीक, अब किसी को कोई भी क्वेरी होती है, इससे उससे क्या होता है, आपको भी नई चीजें समझ में आती हैं, और हो सकता है मुझे कुछ चीजें अभी, जैसे आप लोगों ने अभी ये पूछा तो क्लिक कर गई मैं, अगर मुझे नहीं समझ में तो हम अपना डेवलपमेंट करेंगे। तो पूछते ना चाहिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं टीचिंग क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ टीचर्स को ही नहीं बोलना चाहिए, बच्चों को भी इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, इससे दोनों का ही मैम डेवलपमेंट होता है। इसमें जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का इसमें यूज ये कहाँ पे आएगा मैम? जैसे हम ये तो समझ गए क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक तो है, इसमें यहाँ यूज कहाँ पे आएगा मैम आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का? वैल्यू कैसे देखोगे, टी टेबल की वैल्यू कैसे देखोगे, ये तो देखो, ये तो मैंने बता दिया कि लार्ज सैंपल साइज पे फिक्स होती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपको नहीं पता होता इस बारे में, ठीक है, आपको नहीं पता होता कि लार्ज सैंपल के लिए आपकी क्या होती है, वो फिक्स होती है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने चूज किया हुआ है 0.05 या 0.01, उन दोनों की आवश्यकता पड़ती है आपको टी की टेबलेटेड वैल्यू को देखने के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा ही जरूरत होती है, आपको टेबलेटेड वैल्यू जब भी देखनी होती है तो आपको क्या चाहिए होता है, हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है नेहा। मैम नहीं समझ में आ पा रहा है, जैसे कि हम ये नहीं, वो हम सब चीज समझ रहे हैं, जैसे कि टैबलेटेड वैल्यू के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना पड़ेगा, जैसे n-1 है, तो हाँ। यहाँ पे हम जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया है मुझे, तो हम वहाँ पे ऐसे क्या चीज n-1 वहाँ पे क्या रखेंगे जो n-1 का यूज होगा, अच्छा, ये पूछ रहे थे मैम। अच्छा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम n बराबर n-1 है, ठीक है। अब मैचिंग बाय पेयर्स पे रिलेटेड कल हमने न्यूमेरिकल किया था, जिसमें कि क्या था, एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल में कितने बच्चे थे, 100 बच्चे थे,
ठीक है। तो n1 बराबर है जैसे हमने यहाँ पर आज के क्वेश्चन का ये जवाब दिया कि दोनों पेयर्स को लेकर हम एक चलते हैं, ठीक है। तो 200 है यानी कि एक एक जोड़ा है, तो सब कितने हो गए, 100 जोड़े हो गए, यानी n की वैल्यू कितनी होगी 100। तो 100 में से एक हटाएंगे कितना आ जाएगा 99। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में कितनी हो जाएगी आपकी 99। 99, हाँ यस मैम। ठीक है। यस मैम, यही पूछ रहे थे मैम, बट मैम इसमें हम लोगों ने जो मैचिंग बाय पेयर्स किया तो उसमें हम लोगों ने 99 तो नहीं रखा था ना मैम। हाँ, तो क्यों नहीं रखा, इसका जवाब ये है क्योंकि हमने क्या कहा था कि जब आपका सैंपल साइज लार्ज होता है, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 100 थी, यहाँ पर n की वैल्यू 100 है ना। यस मैम, यस मैम। 100 है, तो 100 के केस में क्या होता है, आप अगर देखोगे वैसे मैंने कहा ना 30 या 30 से ऊपर की वैल्यूज अगर टैबलेट आज घर में अगर आपके पास किताब हो या नेट पे आप लोग टेबल देख सकते हो, मिल जाएगी आपको, उस पर देखोगे कि 30 और अबव 30 में जो वैल्यूज होती है वो धीरे 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 जाके क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती चली जाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोग को जो फर्स्ट टाइम ये पढ़ाया था तो मैंने बता दिया था कि जब अगर हम टी टेस्ट की टेबल देख रहे हैं और 2 टिल टेस्ट यूज करा तो उस केस में हम कैसे देखेंगे, लार्ज सैंपल साइज में वैल्यूज क्या होंगी, और अगर स्मॉल सैंपल है तो उस केस में आप टी की वैल्यू कैसे देखोगे। यस मैम, आ गया समझ में। ठीक है, तो क्योंकि Yes, ma'am. हमने अगर आप चाहते हो टेबल को यूज करना तो बिल्कुल कर सकते हो। जैसे n-1 यहाँ पर कल का अगर हम लोग बात करें 1 सेकेंड, हाँ जैसे ये है, ठीक है, इसमें क्या था, कल हमने देखा था नियंत्रित समूह में 100 है और प्रयोगात्मक समूह में 100 है। ठीक है, और ये कोर्स किससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, आपका मैचिंग बाय पेयर्स इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड से। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1, और जहां n क्या है आपका, दोनों ही ग्रुप का सैंपल साइज इस केस में सेम रहता है। ठीक है, जैसे इसमें 100 है क्योंकि क्यों 100 इक्वल भी क्यों है, क्यों, क्योंकि दोनों ही ग्रुप में किसी एक पॉइंट पर दोनों में ही वो चीजें अवेलेबल हैं। 110 IQ का एक बच्चा अगर एक्सपेरिमेंटल में है तो 110 IQ का बच्चा कंट्रोल ग्रुप में भी अवेलेबल है। इसी वजह से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उन्हीं की करस्पॉन्डिंग IQ के बच्चे कंट्रोल ग्रुप में भी मौजूद हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, हमेशा सैंपल साइज आपका सेम रहेगा, सिंगल रिलेटेड ग्रुप में भी सेम रहेगा क्योंकि वहां तो सैंपल ही एक है, और यहाँ पर हम मैचिंग बाय पेयर्स चूंकि कर रहे हैं तो इसलिए हर पेयर एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की जो एक बच्चा है उसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा बच्चा कंट्रोल ग्रुप में होना चाहिए, वरना बायसनेस आ सकती है। ठीक है, तो इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, सैंपल साइज सेम रहता है दोनों ही ग्रुप्स का। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है आपकी, n1 बराबर है n2 इज इक्वल टू, इस केस में 100 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप के पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने चूज कर रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी इस केस में n-1 होती है। अगर आप 99 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और साथ ही यहाँ पर ये चूंकि 1 टेल टेस्ट है उसमें जाके वैल्यूज जो देखोगे और जो हमने अपनी याद की हुई वैल्यूज रखी है तो वो सेम ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे टेबल से देखो और चाहे आपने याद कर रखी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है नेहा? यस मैम, आ गया समझ में। ठीक है, तो और कोई क्वेरी है, फिर हम लोग आगे बढ़े। अब आज हम लोग टी टेस्ट के एकदम लास्ट उस पे आ रहे हैं। हमने बात की थी डिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, टी टेस्ट हम लोग कब कब यूज करते हैं, जब आपका ग्रुप कैसा हो, सिंगल रिलेटेड ग्रुप मेथड हो, जब आप मैचिंग बाय पेयर्स इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड हो। ठीक है, यानी एक मेथड में क्या करते हैं, हम एक ही ग्रुप सैंपल लेते हैं और उसे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट अप्लाई करते हैं, उस केस में हम डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं। दूसरा केस हमने बात की थी कि जब हम क्या करते हैं, दो समूह लेते हैं और दोनों समूह में ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे पार्टिसिपेंट्स को रखा जाता है जो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो, समतुल्य हो। ठीक है, इस तरह से समतुल्य समूह का निर्माण करते हैं कि एक ग्रुप में जिस क्वालिटी के बच्चे हैं दूसरे ग्रुप में ही उसी इक्विवेलेंट क्वालिटी के बच्चे हो, ताकि ग्रुप क्या हो जाए, एकदम सेम हो जाए और कहीं भी जो आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल है उसका असर ना दिखे। नेक्स्ट एक बात की थी मैंने कि जब आपका जैसे इन दोनों ही परिस्थितियों से काम नहीं चलता है, तब अगर हमें क्या होता है, दो ग्रुप्स का निर्माण करना होता है समतुल्य समूह का, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दो ऐसे ग्रुप्स लेते हैं जिनका मीन, मध्यमान और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो, ऑलमोस्ट सेम हो, जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिकली इक्विवेलेंट हो। तो उस केस में हम लोग थर्ड वाला पार्ट यूज करते हैं। यहाँ पर है मैचिंग बाय मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्विवेलेंट ग्रुप्स मेथड। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए
आपको किन्हीं लड़के और लड़कियों में किसी टेस्ट पर उनको क्या करना है, उनके डिफरेंस को देखना है आपको, उनकी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है उनके बीच में या नहीं, किसी वेरिएबल पर एडमिनिस्टर करके, ठीक है। तो हम बाकी ऊपर दोनों ग्रुप्स जो है उनके द्वारा उनको इक्विवेलेंट नहीं बना पा रहे, तो हमने क्या किया, ऐसा चयन करेंगे कि जो दोनों ग्रुप्स हैं लड़कों के लड़कियों के, उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैटिस्टिकली इक्विवेलेंट है या सेम है। आप इसको अभी न्यूमेरिकल्स करो, न्यूमेरिकल पे जाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग पहले ध्यान से न्यूमेरिकल को देखो। सामान्य बुद्धि परीक्षण पर प्राप्त अंकों के मध्यमान तथा मानक विचलन का मिलान करते हुए विज्ञान तथा कला स्नातकों के 2 समतुल्य समूह बनाए गए। ठीक, क्या बोला गया है इसमें कि समतुल्य समूह बनाए गए। कैसे? उन्होंने क्या किया, कोई बुद्धि परीक्षण लिया। जैसे उन्हें क्या करना है, साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम के जो विद्यार्थी हैं उनके एटीट्यूड को मेजर करना है, ठीक है। और उन्हें एटीट्यूड को मेजर करना है कि उनके एटीट्यूड में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो उन्होंने पहले क्या किया, समतुल्य समूह का निर्माण करना है। तो समतुल्य समूह का निर्माण कैसे किया उन्होंने, कि विज्ञान स्नातक के कुछ बच्चे ले लिए और कला स्नातक के कुछ बच्चे लिए, और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उस पर सामान्य बुद्धि परीक्षण को अप्लाई किया। और इस प्रकार से अप्लाई किया है कि जो उनका मीन है और जो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दोनों में सेम है। इसको आप लोग इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर विज्ञान स्नातक के बारे में लिखा गया है और यहाँ पर स्नातक के बारे में। ये साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, साइंस ग्रेजुएट्स हैं, और ये आर्ट ग्रेजुएट्स हैं। छात्रों की संख्या विज्ञान में कितनी है, 64 है। यहाँ ध्यान देने, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ देखो आप लोग, सैंपल साइज सेम नहीं है। यहाँ पर कितनी संख्या है, 64 है, और कला स्नातक में कितनी संख्या है, 60 है। अब इन दोनों ही सैंपल्स पे क्या किया गया, समतुल्य समूह बनाने के लिए इन पर क्या किया, सामान्य बुद्धि परीक्षण को अप्लाई किया गया। ठीक है, जब अप्लाई किया गया तो उन्होंने क्या किया, का जो वो है मीन आया 75.94 आया है, और आर्ट ग्रेजुएट का कितना है, 75.87 आया है। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ लो। इसमें समतुल्य समूह कैसे बनाते हैं, ऐसे चयन करते हैं, ऐसे मतलब इस तरह से समतुल्य समूह का निर्माण करते हैं कि एक ग्रुप का, जैसे इस केस में साइंस ग्रुप का जो एक पर्टिकुलर टेस्ट पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सेम, ऑलमोस्ट सेम है किसकी, जो आर्ट ग्रेजुएट्स का है। तो जब विज्ञान स्नातक के 64 बच्चे लिए, जब विज्ञान स्नातक जो आपके साइंस ग्रेजुएट्स है उनकी संख्या जब 64 है, तो किसकी इक्विवेलेंट है, वो आर्ट ग्रेजुएट्स के 60 बच्चों की वो इक्विवेलेंट है। इसलिए हम कह पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि जब 64 बच्चे हमने विज्ञान के लिए और 60 बच्चे कला स्नातक के लिए, तो उस समय आपका जो बुद्धि परीक्षण पे मध्यमान आया है वो कितना है, ऑलमोस्ट सेम है। आप देख सकते हो 75.94 है और 75.87 है। हल्का सा अंतर है लेकिन सेम और नियरली इक्वल है, इक्वल और नियरली इक्वल है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम होना चाहिए। तो आप इनके स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हो, 12.36 है और 12.41 है। तो इस केस में क्या किया गया है कि पहले समतुल्य समूह का निर्माण किया गया। समतुल्य समूह का निर्माण कैसे किया गया कि कोई एक टेस्ट बच्चों पे अप्लाई किया गया है और ये देखा गया है कि कितने कितने स्टूडेंट्स पे आपका जो मीन है और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या आ रहा है, सेम और नियरली सेम आ रहा है। तो देखा गया, जैसे इस केस में जो उन्होंने न्यूमेरिकल दे रखा है उसमें ये देखा गया कि विज्ञान स्नातक के जब उन्होंने कोई 64 बच्चे रैंडमली लिए होंगे और कला स्नातक के 60, तब जाके सामान्य बुद्धि परीक्षण का मध्यमान कितना आया, उनका 75 आया है, यानी 75.94 आया है, और आर्ट ग्रेजुएट्स का 75.87 आया है। और उसी के करस्पॉन्डिंग मानक विचलन उन्होंने देखा तो 12.36 और 12.41 आया है। ठीक है, इस केस में क्या है, इन दोनों विज्ञान स्नातक का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कला स्नातक के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर या बिल्कुल करीब बराबर है। इस केस में नियरली इक्वल है, इक्विवेलेंट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ तक का काम जो आप लोग देख रहे हो, सामान्य बुद्धि परीक्षण अप्लाई करके दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को इस प्रकार से देखते हैं कि क्या हो, दोनों नियरली इक्वल और इक्वल हो। ठीक, उसके बाद क्या किया गया, उन्हीं बच्चों पर
उन्हीं स्टूडेंट्स पर, उन्हीं ग्रेजुएट्स पर उन्होंने क्या किया गया, किसी अभिवृत्ति मापनी को दोनों समूह पर प्रशासित किया गया। दोनों समूहों के लिए समंग निम्नलिखित थे। क्या किया गया, 64 स्टूडेंट्स जो कि साइंस ग्रेजुएट्स थे उन पर अभिवृत्ति मापनी को अप्लाई किया गया। उनके जो स्कोर्स है वो कितने हैं, 40.75 है, ठीक है। और अभी उसी अभिवृत्ति मापनी को उन्होंने क्या किया, 8 ग्रेजुएट्स पर भी अप्लाई किया, तो उसमें कितना आया, 35.50, ठीक है, इतना आ गया। अब उसी पे उन्होंने देखा मानव विश्लेषण कितना है उनका, 8.62 आया, और उनका कला स्नातक का कितना है, 8.58 है। तो अब इनका प्रश्न ये है कि जो ये समतुल्य समूह बनाए गए थे, ठीक है, तो उनका हमने क्या किया, किसी अभिव्यक्ति, किसी एटीट्यूड स्केल पर टेस्ट लिया है और उनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि ये जो दो समूह हैं इनकी अभिवृद्धि की जो मध्यमान है उनमें कोई सार्थक अंतर है अथवा नहीं है। साथ ही यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि यदि सामान्य बुद्धि परीक्षण प्राप्तांक हो तो अभिवृद्धि मापनी प्राप्तांकों के मध्य सह संबंध भी दे रखा है, ठीक है, 0.52 का सह संबंध आपके यानी कोरिलेशन दे रखा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, दोनों समूह के अभिवृत्ति मध्यमानों की तुलना कीजिए। आप लोग इस तरह से इसको याद कर लो, याद नहीं है तो इस तरह से समझो। आपने एक सेकेंड, अभी तक जितना मैंने ये समझाया उसमें आपको समझ में आया? कोई स्टूडेंट्स को रिपीट कर सकता है जो मैंने भी आप लोग को समझाया है, अगर आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हुआ है? किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया? मैम रिपीट कर देंगे, थोड़ा सा कम समझ में आया। सुचिस्मिता, सीता, राज, उपेंद्र, दर्शिका, नेहा, अंजना, आस्था, प्रीति, सुप्रिया, लक्ष्मी। यस मैम। मैम हमें ये नहीं समझ में आया कि एन क्या रखेंगे फिर इसमें। अरे तो उसकी प्रॉब्लम थोड़ी, एन क्या रखेंगे? अच्छा चलो मैम इसमें एन तो दिया हुआ है, विज्ञान का 64 दिया है, कला का 60 दिया हुआ है। हाँ वही मैं कह रही हूँ आप लोग थोड़ा सा, मैं क्या अगर आप मैम इसमें मुझे आपने जो समझाया वो चीज तो जैसे समझ में आ रही है, बट इसमें जैसे कि इन्होंने आवृत्ति मध्यमान भी दे दिया है, उसका एफजी भी दे दिया है, तो इसके बीच में क्या हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों के बीच का निकाल के? हाँ देखो बस यही थोड़ा सा। हाँ आस्था बताओ। मैम इसमें तो सिर्फ अभिवृत्ति मध्यमान का, उसके मतलब आधार पर बनाए गए हैं दो ग्रुप, जो सामान्य बुद्धि परीक्षण था उसके आधार पर दो ग्रुप बनाए गए जो इक्विवेलेंट है, और हमें निकालना है वो अभिवृत्ति मापने वाला निकालना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आस्था, यही मैं समझाना चाह रही थी। देखो इसमें क्या किया गया है, इन्हें बेसिकली क्या करना था, इन्हें साइंस स्ट्रीम जैसे जो भी कोई रिसर्चर है उससे क्या करना होगा, बाई चांस मान लो कोई रिसर्चर जो ये स्टडी कंडक्ट करना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या करना था, विज्ञान के साइंस के ग्रेजुएट्स को लेना था अपनी स्टडी में और आर्ट ग्रेजुएट्स को लेना था। तो उसे क्या चाहिए था, उसे चाहिए था कि विज्ञान स्नातक के जो स्टूडेंट्स आए हैं और जो कला स्नातक के स्टूडेंट्स आए उसको वो क्या करना चाहता था, इंटेलिजेंस के बेस पर उनको इक्विवेलेंट बनाना चाहता था, समान बनाना चाहता था, समतुल्य बनाना चाहता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, साइंस ग्रेजुएट्स पे टेस्ट को अप्लाई किया, ठीक, और आर्ट ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स पे इंटेलिजेंस टेस्ट को अप्लाई किया। तो उसने देखा कि अगर विज्ञान के 64 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं जो रैंडमली सिलेक्ट किए गए हैं 64 स्टूडेंट्स वो, और कला स्नातक के 60 स्टूडेंट्स को अगर लिया गया है, तो उसने देखा कि इंटेलिजेंस टेस्ट पर उनका मध्यमान और मानक विचलन और जो नियरली इक्वल आ रहा है किसके, आपके आर्ट ग्रेजुएट्स की और इसके। तो यहाँ तक का जो काम है आप जो देख सकते हो सामान्य बुद्धि परीक्षण पर मानक विचलन, यहाँ तक का जो काम है वो सिर्फ इसलिए है ताकि दो इक्विवेलेंट ग्रुप्स का निर्माण किया जा सके, ठीक है। यहाँ तक आपका काम क्या है, इसको आप लोग ने रिलायबिलिटी में कहीं पढ़ा होगा कि पैरेलल फॉर्म्स होते हैं,
ठीक है, उसमें होता है कि जो आपके न्यूमेरिक जो आइटम्स हैं, आइटम्स का जो स्कोर्स आए वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सेम आता है, तब हम कहते हैं कि दोनों जो टेस्ट, जैसे मान लो आप किसी एक वेरिएबल को चेक करने के लिए कोई 2 टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो 2 टेस्ट इक्विवेलेंट कब कहे जाएंगे, जब उनकी आइटम्स पर आए हुए मार्क्स जो आए होंगे उनका अगर हम मीन निकालें, मध्यमान निकालें, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, वो इक्वल और नियरली इक्वल आते हैं, तब हम कहते हैं कि वो दोनों टेस्ट क्या है, इक्विवेलेंट है। आप लोग एक बार घर में जाकर रिवीजन करना है इक्विवेलेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, तब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि अभी हमें क्या करना है, 2 समतुल्य समूह बनाने हैं। ठीक है, समतुल्य समूह हम वैसे भी बना सकते थे जैसे भी हमने पिछला वाला केस किया, लेकिन जब वो परिस्थिति भी नहीं बन पाती तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका मीन के आधार पे, यानी हम देखते जाते हैं कि कहाँ पर दोनों ग्रुप्स का मीन और कहाँ पर दोनों जो आपके वो है ग्रुप्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो इक्वल नियरली इक्वल हो रहा है, वहीं पर हम क्या करते हैं, जहां पर आपकी कोइंसाइड कर जाती है वहीं पर उतने हम बच्चे आपके विज्ञान के ले लेते हैं, उतने हम कला के ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके 2 समतुल्य समूह इक्विवेलेंट ग्रुप्स बन जाते हैं जो कि एक समान जैसे होते हैं, ताकि क्या हो कि जो भी आप स्टडी करना चाह रहे हो उसमें कोई बायसनेस ना आए। ठीक, अब हमने क्या किया, 2 समतुल्य समूह बना लिए। अब हमारा मेन काम क्या था, अभिवृत्ति मापनी, अभिवृत्ति का किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति हमें उनकी एटीट्यूड मापनी थी, तो हमने क्या किया, उन पे एटीट्यूड स्केल को अप्लाई किया। तो जब हमने एटीट्यूड स्केल को उन पर अप्लाई किया तो हर बच्चे ने कुछ स्कोर्स गेन किए होंगे। ठीक है, उन स्कोर्स का जब हमने मीन निकाला तो कितनी वैल्यू आई यहाँ पर, 40.75 आई, और ऐसे ही 8 ग्रेजुएट्स की कितनी आई एटीट्यूड स्केल पे, 35.50। उसी तरह जो स्कोर्स है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन जब कैलकुलेट किया तो वैल्यू कितनी आ रही है, 8.62 आ रही है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, 8.58 आ रही है। अब रिसर्चर क्या देखना चाहता है कि क्या जो विज्ञान स्नातक हैं और जो कला स्नातक हैं, इन दोनों की अभिवृत्तियों के मध्यमानों में कोई सार्थक अंतर है, यानी विज्ञान की अभिवृत्ति वैसी ही है जैसे कला स्नातक की है कि या कोई डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम चेक करना है। तो यहाँ पर भी हम आप लोग को पता चल जाएगा कि हमें क्या यूज करना है, टी टेस्ट यूज करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं जिनके मीन्स के डिफरेंस को हमें चेक करना है कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हम ये लिखना चाहते हैं कि विज्ञान स्नातक की जो अभिवृत्ति वो क्या वाकई में कला स्नातक से भिन्न है, या ये जो अंतर हमें दिख रहा है यहाँ पर, जैसे इनका 40 आ रहा है, उनका जो 35 आ रहा है, वो ड्यू टू चांस है। हो सकता है सैम्पलिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, उस वजह से मतलब एरर आ गई हो जिसकी वजह से ये डिफरेंस दिख रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो अभी फिलहाल चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा था, इसलिए मुझे लग रहा था थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी इसमें। तो अभी आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया, तो न्यूमेरिकल्स तुम लोग आराम से कर लेंगे क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, किस तरीके से सभी को आ गया, सभी बच्चों को आ गया। मैं कंफ्यूजन है थोड़ा मैम। क्या संजय, क्या कंफ्यूजन है आपको? मैम इसमें जो है एटीट्यूड स्केल का कोड, इस कोर्स को हमें जांच करना है, तो सामान्य बुद्धि परीक्षण को क्यों यहाँ पर मतलब रखा गया है? सामान्य बुद्धि परीक्षण का यूज 2 समतुल्य समूह बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, मेन हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, विज्ञान स्नातक और कला स्नातक के जो विद्यार्थी हैं, जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं और जो आर्ट्स ग्रेजुएट्स हैं, उनकी एटीट्यूड का हमें डिफरेंस देखना था। लेकिन हमारे पास इक्विवेलेंट ग्रुप नहीं था, तो इक्विवेलेंट ग्रुप बनाने के लिए हमने क्या किया, बुद्धि परीक्षण को अप्लाई किया, और उसके आधार पे हम क्या करना चाहते थे, बुद्धि के आधार पे समतुल्य समूह बनाना चाहते थे। तो हमने क्या किया, बुद्धि को परीक्षण अप्लाई किया और उनकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जहां पर भी इक्वल हुए उसमें हमने डेटा को, उतने स्टूडेंट्स को हमने ले लिया, तो वो कैसे हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, समतुल्य हो गए। अब जब समतुल्य हो गए तो क्या कर रही, तो वहां पर इंटेलिजेंस का जो असर है वो गायब हो जाता है, या कह सकते हैं जो बायसनेस थी, जो इंटेलिजेंस की वजह से आ सकती थी, वो क्या होती, खत्म हो जाती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब रिसर्चर क्या सकता है, एटीट्यूड का मेजरमेंट वहां पर इजीली अच्छे से कर सकता है, और इस समय जब करेगा तो वहां पर इंटेलिजेंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही ग्रुप्स क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो आप लोग बस कंफ्यूज कभी मत होइएगा, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एक टेस्ट का इस्तेमाल और एक टेस्ट के जो स्कोर्स दे रखे हैं वो सिंपली इसलिए दे रखे हैं क्योंकि उसका यूज किया गया है ग्रुप को
इक्विवेलेंट बनाने के लिए, समतुल्य बनाने के, एक जैसा बनाने के लिए। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या है आपका जो नीचे लिखा होगा उसमें आपको अंतर देखना है। जैसे इस केस में हमें क्या देखना है, एटीट्यूड के जो मीन स्कोर्स है उनमें डिफरेंस देखना है। तो अब मुझे आशा है कि आप सभी को न्यूमेरिकल का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी तो नहीं किसी को? ठीक है, अगर अभी आप आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आगे पूछ सकता है। अब वैसा ही सेम प्रोसीजर होगा जैसे कि हम लोगों ने बाकी भी टेस्ट लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसे कल के न्यूमेरिकल में अप्लाई किया था। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम हमेशा फर्स्ट स्टेप करते हैं, क्या चीजें हमें ज्ञात है, तो सिंपली उसी को मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है कि विज्ञान स्नातक है, कला स्नातक है, छात्रों की संख्या, सामान्य बुद्धि परीक्षण पर मध्यमान, मानक विचलन ये दे रखा है, अभिवृत्ति मापनी पर मध्यमान क्या है इसको लिखा, अभिवृत्ति मापनी पर मानक विचलन क्या है ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये काम हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि स्टेप 1 क्या होता है, हमारा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है। तो इस केस में हाइपोथेसिस क्या होगी, आप सभी स्टूडेंट्स के पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, आप मुझे बताओ इसमें क्या होगी हाइपोथेसिस। सभी लोग हाइपोथेसिस अपनी क्रिएट करें न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग। अभी तक हम लोगों ने काफी न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं जिसमें हमने हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किया है। यहाँ पर हाइपोथेसिस कैसी बनेगी, 30 सेकेंड्स का टाइम है। मैम नल ऐसे हाइपोथेसिस। ऐसे ऐसे कोई नहीं बताएगा, ऐसे कोई नहीं बताएगा, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं शेयर कर पाते हैं। मैं खुद पूछूंगी, आप लोग को टाइम दिया गया, आप लोग जल्दी से सोच के बताओ। मैम इसका ये हो सकता है मैम कि सामान्य बुद्धि परीक्षण पर मध्यमान। आलोक बोल रहे हैं? हाँ यस मैम। हाँ तो बेटा आलोक, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था मैं खुद पूछूंगी ना, आप इंस्ट्रक्शन नहीं सुनते हो। मैम सॉरी मैम। अंजना, अंजना गौर। यस मैम। हाँ बेटा बताओ क्या हाइपोथेसिस बनाई है आपने। मैम इसकी हाइपोथेसिस होगी कि मध्यमानों इसके अभिवृत्ति मापने के मध्यमानों की सार्थकता सार्थकता ऐसी सार्थकता स्तर पर जांच करके। बेटा हाइपोथेसिस ऐसे नहीं बनती है। ओह यस मैम। आप सभी लोग लॉकडाउन में मुझे नहीं पता कितना कैसे पढ़ो, लेकिन बहुत गलत बात है। इतना ज्यादा टाइम आप लोग को मिला हुआ है, आप लोग घर में सेफली बैठे हो, इतना सारा टाइम है, नेट की कोई कमी नहीं है, सबके पास इस समय इंटरनेट की सुविधा है, क्यों नहीं पढ़ते हो? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन नहीं कर पा रहे हो आप लोग? कितना डिटेल में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन पढ़ाया गया है। मैंने कहा भी था कि आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट थीसिस देखनी चाहिए। कितने जैसे शोधगंगा को ही ले लो, बेसिकली आप अभी फिलहाल एमएड के लेवल पे आप शोधगंगा देख सकते हो। शोधगंगा पे कितने सारे आपके थीसिस रखे हुए हैं, उनकी मैंने कहा था हाइपोथेसिस को देखना कैसे हाइपोथेसिस फ्रेम की जाती है, वर्डिंग्स क्या होती हैं। आप लोग वर्डिंग्स ही नहीं बना पा रहे हो। लॉकडाउन में सिर्फ आराम किया जा रहा है, सिर्फ आराम किया जा रहा है। आपके एग्जाम्स होंगे, जो होंगे सो होंगे, आप लोग को नेट भी तो क्वालिफाई करना है ना, सिर्फ एग्जाम पास करना है के बाद तो कुछ होगा नहीं, नेट भी क्वालिफाई करना है। सभी लोग मेहनत करो, बहुत गलत बात है। इतना समझाने के बाद अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो थोड़ा सा निराशाजनक है ये। लक्ष्मी बेटा क्या बनाया आपने, क्या बनाया हाइपोथेसिस? विज्ञान वर्ग के छात्रों के अभिवृत्ति का मध्यमान कला वर्ग के छात्रों से अधिक है।
कैसे अधिक है बताओ, कैसे तुम्हें लगा कि अधिक है? वैल्यू दी गई बेस है, क्या है? हम्म? वैल्यू दी गई है वो थोड़ी सी माइनर डिफरेंस तो नहीं है। वही वैल्यूज तो हमें देखनी है, वही वैल्यूज तो देखनी है, जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। जो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लासेस में किया, वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस थे, लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता। देखो अगर आपको कोई भी कोई ग्रूमिंग सेशन होता है या आपको कोई अच्छी चीज सिखाई जाती है या कोई नई टेक्निक से आपको पढ़ाया जाता है, तो बट ऑब्वियस है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। इसीलिए हमने पिछले केस में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई थी। ठीक, मोस्टली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई जाती है। तभी मैं कहती हूँ कि आप सभी लोग पहले थोड़ा सा सर्च करो, पढ़ाई करो, ऐसा नहीं समझ में आएगा। ठीक, हम यहाँ का जो अभी हम एक, हाँ आस्था बताओ। मैम इसमें नल हाइपोथेसिस बनेगी विज्ञान तथा कला के विपरीत में। बिल्कुल सही, आस्था ने बिल्कुल सही बताया। देखो इसमें सिंपली क्या किया गया है, इसमें क्या करना था, जो भी रिसर्चर होगा, जिससे मान लो ये रिसर्चर की कोई स्टडी है, उसको क्या करना था, साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम के बच्चों की क्या देखनी थी, अभिवृत्ति का मापन करना था। ठीक है, तो उसने क्या किया, दो समतुल्य समूह बना लिए और फिर क्या किया उसने, सिंपली यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की दिखाई दे रही है झलक। उसने क्या किया, फिर बाद में दो समतुल्य समूह बना लिए और फिर उन पर उनको कोई प्रोग्राम या इंटरवेंशन प्रोग्राम नहीं दिया, कोई इन पर ट्रीटमेंट नहीं अप्लाई किया, बस सिंपली क्या किया, समतुल्य समूह बनाए और जस्ट उसके बाद उसने क्या कर दिया, उन पर एटीट्यूड स्केल को अप्लाई कर दिया, तो कि उनकी एटीट्यूड को मेजर किया जा सके। ठीक है, तो दो समूह आपने एट रैंडम ले लिए हैं, कोई विज्ञान समूह ले लिया, कला समूह ले लिया, उन पर वृत्ति अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि किसकी ज्यादा है, तभी कह सकते हो जैसे मान लो आप जितनी स्टडीज की हैं, जैसे भी हमने बताया, ये पढ़ाया भी है मैंने कि नल हाइपोथेसिस और आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किन किन परिस्थितियों में बनती हैं। और जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कंक्लूजन भी निकाला था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस भी बनती हैं, क्योंकि कभी कभी स्टडीज कैसी होती है, कुछ 50-50 आ जाती हैं, या हो सकता है कोई कंफ्यूजन निकल के नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि आपका हाइपोथेसिस क्या होता है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है ना, घोषणा किया हुआ कोई स्टेटमेंट है, तो उसमें आप जो स्टेटमेंट किसी चीज की जब घोषणा करते हैं तो उसका आधार क्या होना चाहिए, बहुत ही मजबूत होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे लक्ष्मी आपने बोला ना, विज्ञान की अभिवृत्ति अधिक है, एटीट्यूड है, अभिवृत्ति जैसी मतलब उनकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है, तो इसको इसको तब हम बोल सकते हैं जब हम इसका जो अगर हम रिव्यू देखें और रिव्यू की ऑलमोस्ट सभी स्टडीज में ये फाइंडिंग आई हो, तभी हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आस्था ने जैसे कि बताया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे और उसमें सिंपली लिखेंगे कि विज्ञान स्नातक तथा आपके जो कला स्नातक के अभिवृत्ति मध्यमानों में सार्थक अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या बनेगी, नल हाइपोथेसिस बनेगी, क्योंकि कोई भी जजमेंट आपको यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बेसिकली इतना भी फिलहाल के लिए समझ लो आप लोग कि जब कभी इंटरवेंशन प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया जाता है या जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस होती हैं, तो वहां पर संभावना होती है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्रिएट करने की, वरना रेस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, मोस्टली नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, या फिर ऐसी परिस्थिति हो कि जब आपने रिव्यूज जो किए हो अपनी स्टडी से रिलेटेड, उसमें क्या आ रहा हो, वन साइडेड फाइंडिंग्स आ रही हो, यानी सब में ये दिखा रहा हो कि साइंस की एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है। एटीट्यूड कम या ज्यादा तो नहीं होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो साइंस बैकग्राउंड जो साइंस ग्रेजुएट्स है उनकी एटीट्यूड पॉजिटिव है। ठीक है, उस केस में ही वो बन सकती है। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को भी क्वेरी है तो पूछ सकता है कि थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है। लक्ष्मी आपको क्लियर हो गया बेटा? यस मैम, क्लियर। ठीक है, तो अब हम लोग अगर आगे बढ़े, अब ये मैं आप लोग को आज अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टी टेस्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। आज ये आखिरी आपका न्यूमेरिकल है, जो हमारा आखिरी टी टेस्ट होता है, मतलब टी टेस्ट की टाइप में भी जो लास्ट था वो था ये।
तो यहाँ पर मैंने आपको न्यूमेरिकल्स की वर्डिंग्स यानी न्यूमेरिकल क्या कहना चाहता है वो समझा दिया है, हाइपोथेसिस क्या बनेगी वो समझा दिया है। अब रेस्ट ऑफ द काम आप लोग का होमवर्क है और सभी स्टूडेंट्स मुझे अपने होमवर्क को कॉपी पे करके उसकी पिक सेंड करेंगे, ठीक है। आप सभी को इस जब अगर क्या नाम है, जब आपका मैचिंग बाय पेयर्स कैसे होता है डिपेंड उस पर डिपेंड करता है आपकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे, तो उसके लिए आप लोगों को फॉर्मूलाज ऑलरेडी नोट करवा दिए गए हैं। एक बार मैं फिर से उसको रिवाइज करा दे रही हूँ आप लोग के सामने। ये है जब इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड और मेथड ऑफ ग्रुप इक्विवेलेंस बाय मैचिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जब आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की इक्वालिटी के आधार पे तो समतुल्य समूह बनाते हो, तो उस केस में स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स क्या होता है आपका, अंडर रूट ब्रैकेट सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट 1 माइनस r स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सिग्मा m1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली वैसे ही निकालेंगे, सिग्मा 1 अपॉन रूट n1, और सिग्मा m2 की वैल्यू कैसे आप निकालोगे, सिग्मा 2 अपॉन रूट n2, ठीक है। r की वैल्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दे रखी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की यहाँ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1, ये हो गया, और माइनस 1। टोटल अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉर्मूला इसमें देखना चाहो इस केस में, तो क्या होता है, दोनों ही सैंपल साइज को ऐड करके उसमें से हम क्या करते हैं 2 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ तो फ्रीडम। मैम इसमें जैसे हाँ, मैम जैसे बताइए। अभी सवाल दिया हुआ था तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसमें माइनस नहीं थी, जब निकाली गई थी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसमें क्वेश्चन में, तो उसमें जैसे सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन था तो उसमें n1 और n2 माइनस नहीं था, तो क्या हम n1 माइनस करेंगे, n1 माइनस 1 देखो या n2 माइनस जितने भी फॉर्मूलेस दिखाए गए हैं आपको टी टेस्ट पर बेस्ड, उन सभी के साथ केस बदलने के साथ साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम में चेंजेस होते जाते हैं। तो आपको वो फॉर्मूलाज डिग्री ऑफ फ्रीडम की कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आप जनरलाइज नहीं कर सकते डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि परिस्थिति कैसी है, ठीक है। तो जब ये वाला केस होगा, जब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट समूह का निर्माण करेंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पे, तो उसमें आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू जो भी मैंने बताई वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। प्रीति क्लियर है, अंजना प्रीति? यस मैम। तो आज की क्लास हम यहीं पर बाइंड अप करेंगे और नई जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आप सभी लोग से मैं पूछूंगी, और आप लोग का ये होमवर्क है बेसिकली करके लाएंगे, नहीं अगर मुझे पूरी आशा है कि आप लोग पूरा कर इसको अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने काफी प्रैक्टिस कर ली न्यूमेरिकल्स की। हाँ संजय बताइए। मैम इसमें जो नल हाइपोथेसिस है हम एक प्रकार दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं, एक बता रहे हैं हम। इसमें यह है कि विज्ञान स्नातक तथा कला स्नातक के अभिवृत्ति मापनी पर मापन विचलन में कोई अंतर नहीं है। मानक विचलन क्यों लिखोगे आप? हम यहाँ पर मीन को टेस्ट कर रहे हैं ना, मीन को टेस्ट करते हैं। टी टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या मेजर करता है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स, दो मध्यमान के अंतर की सार्थकता को देखता है। तो यहाँ पर मानक विचलन तो आ ही नहीं सकता, ठीक है संजय। आप सभी लोग को ये होमवर्क करना है, एक पेज पे पूरा बकायदा सारे स्टेप्स लिख के न्यूमेरिकल सॉल्व करके सभी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। यस मैम। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे इस लॉकडाउन पीरियड में, जो आप लोग भी घर पे आराम से बैठे हो, काफी बच्चे, गलत बात है।